दोस्तों नमस्कार। ऐसी राजनीति और ऐसा चुनाव और उसके बाद ऐसा जनादेश। दरअसल इंतजार तो हर किसी को कल का है, लेकिन इस कल का मतलब शायद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसे संकेत है जिसके आश्रय आप कह सकते हैं इस देश के 3 बड़े सूबे की सियासत एक झटके में बदल जाएगी। और यह सब कुछ कल के चुनाव परिणामों पर टिका है। सियासत बदलना शायद बिल्कुल अलग चीज होती है। सियासत में जीत हार तो होती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जिस राजनीतिक जमीन को बनाने में बरसों बरस लगे हो और उसी राजनीतिक जमीन को लेकर सवाल जनता के बीच चुनाव के मद्देनजर हो, तो ऐसे में जीत हार सिर्फ जीत हार होती नहीं है। यह आने वाले वक्त की एक ऐसी आहट होती है जिसके आश्रय आप समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति बदल चुकी है, बदल रही है या फिर बदल जाएगी। कल का रिजल्ट महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान लेकर आएगा। एक ऐसा तूफान जिसके बाद बरसों बरस से चली आ रही शिवसेना की राजनीति या कहें ठाकरे परिवार की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी, फैसला होना है। शरद पवार मराठा नेता और महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज पर उंगली रखकर धड़कनों को सुनने वाले नेता। कहते हैं जिनके हाथ में जितने पत्ते होते हैं उससे ज्यादा आस्तीन में होते हैं। और राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार, उनकी अपनी राजनीति ढलाऊ पर है। वो नई पीढ़ी को खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी शरद पवार की राजनीति जो एक वक्त कांग्रेस से खड़ी हुई और कांग्रेस का आस छोड़कर खुद को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में बढ़ती चली गई, और उसके बाद अपनी ही पार्टी बनाकर उन्होंने कांग्रेस तब को चुनौती दे डाली। इस दौर में कांग्रेस साथ खड़ी है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता भी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी जो भारत के भीतर आजादी के बाद से इस रूप में मौजूद रही कि आप इस देश के भीतर कितने भी राजनीतिक दल खड़े करते चले जाइए, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी एक ऐसी पार्टी के तौर पर हमेशा रहेगी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को जोड़ कर देखेगी और कभी भी खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहेगी, बल्कि एक विचार कहेगी। और यही काम राहुल गांधी इस दौर में कर रहे हैं। शायद इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस की जो स्थिति है वो है, लेकिन फैसला तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति का होना है। और कुछ यही अंदाज हेमंत सोरेन को लेकर झारखंड के भीतर भी है। झारखंड में पहली बार उन्हें जब जेल भेजा गया और उस जेल की प्रक्रिया के बाद इस चुनाव प्रचार में जिस तरीके से वह अपनी पत्नी के साथ खड़े हो गए, उसने आदिवासियों के भीतर कई संकेत तो दिए, लेकिन बड़ा संकेत यह भी है कि आदिवासियों को लेकर जो राजनीतिक लकीर बीजेपी खींचना चाह रही है, अगर वो झारखंड में सफल हो गई तो फिर हेमंत सोरेन को एक नई लकीर खींचनी होगी, या राजनीतिक तौर पर यह शायद उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर में सबसे बड़ी हार होगी। इसीलिए झारखंड के चुनाव हेमंत सोरेन की आदिवासी राजनीति से जुड़े हैं, फैसला उसका भी होना है। और इन दो राज्यों के बीच में देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नहीं बल्कि सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन यह उपचुनाव सिर्फ एक एक सीट का महत्व नहीं रखते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में और बीते हुए कल में, बीता हुआ कल यानी लोकसभा में खास तौर से जो हार बीजेपी को यूपी में मिली या जो जीत अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिली, यहां तक कि अयोध्या भी फतह कर कर समाजवादी पार्टी ले गई। और यह सवाल बड़ा हो गया कि वाकई आरएसएस और बीजेपी ने जिस प्रयोगशाला को राजनीति में धर्म के मिश्रण के आश्रय बनाना चाहा, वो एक झटके में 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गया। शायद इसीलिए धराशायी होने के पीछे दिल्ली और लखनऊ की आपस में टकराहट को देखा गया, और शायद इसीलिए लखनऊ की सियासत अखिलेश के हाथ में है, या फिर लखनऊ की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है।
फैसला इन 9 सीटों के आसरे इसलिए होना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रयोग करने की स्थिति में संघ नहीं है, बीजेपी नहीं है। और वो जानते हैं कि सारे रास्ते उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों से अगर दिल्ली के लिए निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम विधानसभा की मौजूदगी है और राज्य में अपने तौर पर अलग अलग परिस्थितियों को जीने के बावजूद भी जो नारा योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, वो नारा राष्ट्रीय मंत्र के तौर पर बीजेपी के भीतर समा चुका है। संघ ने हरी झंडी दे दी है, बटेंगे तो कटेंगे। और इसका सॉफ्ट चेहरा प्रधानमंत्री को खोजना पड़ा तो उन्होंने कहा एक है तो सेफ है। यह एक ऐसी राजनीतिक शुरुआत है जो भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जीत हार के साथ तय कर देगी कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जिस मोटी लकीर पर चलना चाहते हैं खींचकर, उस मोटी लकीर को मिटाकर अपने तरीके से चलने की स्थिति में अखिलेश यादव है या नहीं है। शायद इसीलिए 5 चेहरे ऐसे हैं जिनके राजनीतिक अस्तित्व इस दौर में दांव पर लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। लेकिन अगला सवाल यह भी है, इन सब के बावजूद कौन है ऐसा शख्स जो इस दौर में जानता है कि रिजल्ट क्या हो रहा है। तकरीबन 22 बरस पहले गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। उस दौर में गोधरा कांड के बाद आरएसएस और बीजेपी की राजनीतिक सामाजिक भूमिका को बदलते हुए इस देश ने देखा। उस गोधरा कांड को लेकर एक फिल्म साबरमती रिपोर्ट 2024 में बनी है और देश के गृह मंत्री के पास फुर्सत है कि वह उस फिल्म के कलाकारों से मिले। कल रिजल्ट आने वाला है। पूरी बिसात अमित शाह ने बिछाई, यहां तक कि उम्मीदवारों के चयन और प्रचार के तौर तरीकों को लेकर। आखिरी 2 दिनों में उन्होंने भी खुद को प्रचार से बाहर कर लिया। मणिपुर का किस्सा उनके सामने था। वहां की हिंसा को लेकर बेचैनी महसूस की या फिर राजनीतिक तौर पर कुछ नई लकीर अमित शाह भी खींच रहे थे। इसीलिए तो आज इस तस्वीर को देख लीजिए, यह आज ही की तस्वीर है। लेकिन दिमाग में हो सकता है चल रहा हो कि कल क्या होगा, या फिर दिमाग मान चुका हो जो किया है वही होगा। अमित शाह ने 18 तारीख के बाद से चुनावी राजनीति पर ना कोई वक्तव्य दिया, ना कोई बातचीत की। यहां तक कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर में इन तीनों राज्यों के उन तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया गया, कुछ को सम्मानित भी किया गया। हम वो तस्वीर दिखलाएंगे आपको। लेकिन गृह मंत्री की मौजूदगी वहां नहीं थी और 18 तारीख के बाद से कोई चुनाव प्रचार भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं किया। प्रधानमंत्री तो उसके साथ ही रवाना गयाना हो गए। हालांकि 2 देश और गए, लेकिन गयाना का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वह एक ऐसे देश में गए हैं जहां 57 बरस के बाद कोई प्रधानमंत्री गया, या सीधे कहें 57 ईयर्स में जिसकी पहचान कहीं थी नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 2 दिन से हैं। और उस देश की जनसंख्या भारत के किसी भी मोहल्ले के बराबर की है, 9 लाख। बावजूद इसके इतना वक्त है प्रधानमंत्री के पास क्योंकि वो जानते हैं देश के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर दिल्ली तक, खास तौर से अडानी कांड ने चूल्हे हिला दी हैं क्योंकि अडानी की पूरी इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी है। और भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर कैसे आएगी या भारत विकसित कैसे होगा, अमेरिकी अखबार लिखने से चूक नहीं रहे हैं कि जब भारत की नेशनल पॉलिसी और उससे जुड़ी हुई इकोनॉमी अडानी के आश्रय चल रही हो तो फिर यह वाकई इस देश के लिए भी झटका है, अडानी के लिए भी झटका है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी झटका है।
और इन सब बीच में राजनीतिक जीत हार वो भी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर बहुत अच्छी लगती है। वो शाम के वक्त पहुंच जाते हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में, तो क्या कल फिर वो मौजूद होंगे दिल्ली में और बीजेपी के हेडक्वार्टर चल पड़े होंगे? और उसी की तैयारी क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर में आज हो रही है? यह सवाल है। उससे बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अगर इन 9 उपचुनाव में परिणाम नहीं दे पाते हैं, परिणाम नहीं देने का मतलब बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 4 सीटों पर कब्जा किया था और इस वक्त योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की टीम यह कहने से नहीं चूक रही है कि हम हर सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, हम भी हर सीट जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। असल में अखिलेश यादव बाखूबी जानते हैं 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उनमें इतनी ऑक्सीजन तो भर ही दी है कि 2027 की राजनीति को पलटने के लिए वह जिस राजनीतिक प्रयोग पीडीए के आश्रय निकल पड़े हैं, उसमें वह अपने बूते सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन 2024 और 2027 के बीच यह उपचुनाव है और अगर यहां पर समाजवादी पार्टी फेल हो जाती है तो राजनीतिक तौर पर फिर से यह मान लिया जाएगा कि असल में लोकसभा चुनाव इंडिया लड़ रहा था। राहुल गांधी की मौजूदगी थी, एक विचारधारा की सोच थी और उस आश्रय बीजेपी को परास्त करना, हराना, यह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी के आश्रय नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के आश्रय चल रहा था। लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने बूते है। कांग्रेस का कोई शख्स प्रचार करने नहीं गया और कांग्रेस साथ भी खड़ी हुई नहीं रही। अपने बूते पीडीए के मुहावरे के आश्रय, यानी जो मुहावरा गढ़ा गया उसी मुहावरे के आश्रय उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लिया। तो उसकी सफलता असफलता यहां पर जुड़ी है। और दूसरा सवाल इससे यह भी जुड़ा है, यह चुनाव विधानसभा के अगर आप 2022 के विधानसभा से तुलना करेंगे तो वोटिंग पैटर्न ने एक मैसेज साफ दे दिया। सबसे कम कटहरी में तकरीबन 5.6% वोट 2022 की तुलना में कम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा गाजियाबाद में तकरीबन 18.3% और उसके बाद फूलपुर में 16.7% वोट उस तुलना में कम हुए। करहल में भी लगभग 12% वोट कम हुए 2022 की तुलना में। कुंदरकी में भी लगभग 13.6% वोट कम हुए 2022 की तुलना में। मीरापुर में भी कम हुए 11.6% वोट। खैर में कम हुए, जो अलीगढ़ में आता है, 5.1% वोट कम हुए 2022 की तुलना में। यानी वोट परसेंटेज का कम होना पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, और पिछला विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 बरस पहले हुआ था, उस तुलना में कम होना, तो क्या वाकई बीजेपी का वोटर नहीं निकला या समाजवादी पार्टी को जिताने वोटर नहीं निकला? और अगर नहीं निकला और यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण है तो फिर किसकी राजनीति खत्म होगी? क्योंकि दिल्ली योगी आदित्यनाथ को टिकने नहीं देगी अगर वो चुनाव हार जाते हैं। और माना यही जाएगा कि लोकसभा के बाद उपचुनाव में हार, यह तो आपको 2027 में जिता नहीं सकते हैं, तो आपको बड़ा व्यापक परिवर्तन बीजेपी के भीतर दिखाई देने लगेगा। और शायद इसी अक्स तले यह अगर एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो शायद इसीलिए उस नारे को आरएसएस और बीजेपी ने राष्ट्रीय तौर पर आत्मसात क्यों किया? अगर उनको दरकिनार किया जा सकता है तो यह शायद एक नई राजनीति को जन्म बीजेपी के भीतर भी देगा। चुनावी जीत हार मायने रखती है या फिर
संघ जिस धारा और विचारधारा का जिक्र करता है उसका भी कोई महत्व है। यह एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसी का एक व्यापक चेहरा आपको महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर एक तरफ सवाल उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार या शिवसेना, जिसको उस आंदोलन के वक्त खड़ा किया गया जब मुंबई गुजरात में जाएगा या वो महाराष्ट्र में रहेगा, यह आंदोलन चल रहा था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे और उनके पिताजी भी थे। मार्मिक अखबार नहीं, मैगजीन निकाला करते थे, उसमें कार्टून और लेख के जरिए उन्होंने मराठी मानुष की परिभाषा को गढ़ा। इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि क्यों महाराष्ट्र का मराठी और मराठी मानुष मुंबई में जुड़ा हुआ है। जो लोग भूल गए तो उन्हें याद करना चाहिए, खुद बाला साहब ठाकरे चाहते थे इस देश में एक तानाशाह होना चाहिए। उन्होंने इसका जिक्र 1969 में किया था और इमरजेंसी जब देश में लगी तो इमरजेंसी के साथ भी बाला साहब ठाकरे खड़े थे। उन्होंने कहा था हां इसकी जरूरत है। इस दौर की परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे शायद उसी तानाशाही के खिलाफ हैं जो मौजूदा वक्त में मोदी के आसरे देश के सामने है। इसका जिक्र खुले तौर पर पूरा विपक्ष कर चुका है और शरद पवार भी हिचके नहीं है। लेकिन वही शरद पवार जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का ताना बाना बुना, इस वक्त वो राजनीतिक संकट में है। उनकी अपनी विरासत कौन संभाले, भतीजा दूसरी दिशा में जा चुका है, बेटी साथ खड़ी है, लेकिन राजनीतिक जीत हार तय कर देगी कि दरअसल यह विरासत बचेगी या नहीं बचेगी, यह लुप्त तो नहीं हो जाएगी। और खुद एनसीपी कांग्रेस से निकली है और वो कांग्रेस का अपना अस्तित्व किसी नेता के आसरे महाराष्ट्र में बचा नहीं है। नाना पटोले बीजेपी से आए हुए नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में वहां सरकार बनेगी और इसका विरोध संजय राउत कहते हुए आते हैं जी नहीं। ये अलग अलग परिस्थितियों के बीच तीन सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में कल के चुनाव परिणाम से जुड़ चुके हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई महाराष्ट्र के भीतर का हिंदुत्व वोट, जिसको साधने के लिए एक वक्त शिवसेना थी और बीजेपी थी, कल यह तय हो जाएगा सिर्फ बीजेपी के बूते क्या यह हिंदुत्व का वोट चल सकता है। अब शिवसेना की जरूरत खत्म हो गई, यह तय होना है कल। हिंदुत्व वोट के आसरे अगर उद्धव ठाकरे को जीत मिलती है तो फिर मानकर चलिए बीजेपी जिस रास्ते चली और एकनाथ शिंदे के हाथ में उन्होंने सब कुछ थमा दिया, वह भी बचेगा नहीं। राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदे खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन वह सौदेबाजी की दृष्टि से सामने उभर कर आ जाएंगे। शायद इसीलिए नाना पटोले आज हिंट देने की स्थिति में थे कि देखिए हमारी बातचीत तो उनसे भी चल रही है। दरअसल यह अंधेरे में फेंका गया एक सिक्का है जो ना हेड है ना टेल है, वो खड़ा हुआ है जो कल चुनाव परिणाम के बाद ही बैठेगा। और यह परिस्थिति आप शरद पवार के साथ भी कह सकते हैं। शरद पवार ने भी तो राजनीति साधी, बीजेपी की सत्ता 2014 में बचाई थी, 2019 में विरोध में खड़े हो गए, लेकिन वहां भी मीटिंग में तो बैठे थे। यानी महाराष्ट्र की राजनीति जिस तर्ज पर चलती चली आई और बीजेपी की जरूरत थी कि सत्ता में आने के लिए वो विपक्ष को तोड़ दे, कमजोर कर दे, यानी खुद को मजबूत करे या ना करे लेकिन विपक्ष को कमजोर कर दे, वही बीजेपी राजनीतिक तौर पर अपने हेडक्वार्टर को अंदरूनी तौर पर आज सजा रही है, खुलकर सामने आ नहीं रही है। तो क्या वाकई बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में चुनाव होना, अमित शाह का 2 दिन पहले चुनाव प्रचार से अलग हो जाना और राजनीतिक तौर पर तिकड़मों के आसरे सियासत को साधना, क्या यह इस बात का ऐलान है कि बीजेपी जिस चुनावी राजनीति को साधती है उसमें पारंपरिक तौर तरीके गायब हो चुके हैं? शायद ये बात और ये नजारा आज बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर खुलकर नजर भी आ रहा था।
कह सकते हैं ये बीजेपी का अपना अंदाज है। राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर सबको एक साथ लेकर चलना और जश्न के साथ और जश्न से पहले और जश्न के बाद उस संगठन को बनाए रखना। लेकिन एक क्षण के लिए अतीत की राजनीति के आज उस पन्ने को खोल डालिए जिस पन्ने में आपके भीतर यह सवाल होना चाहिए, इस देश में वीपी सिंह भारत की राजनीति से कैसे गायब हो गए, जबकि उन्होंने मंडल कमीशन को जो लागू किया वह भी भारत की राजनीति को बदल सकता था और बदल दिया उसने। चंद्रशेखर और उनकी राजनीति, युवा तुर्क नेता जो इंदिरा गांधी के सामने बैठते हैं तो कहते हैं इस रास्ते चलो नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। भारत की राजनीति से उनका अवसान कैसे हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया के साथ कैसे धराशायी हो गए और एक क्षण में भारत के क्षितिज पर छाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस दौर में सोनिया गांधी को भी याद कीजिएगा तो 2014 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में जब शाइनिंग इंडिया की हार हुई, उस वक्त सोनिया गांधी को कोई उस रूप में जानता नहीं था, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी का नाम जमकर लिया और कांग्रेस उसके बाद सत्ता में आ गई। लेकिन एक क्षण में वो आज पार्लियामेंट में जरूर हैं, लेकिन इस वक्त उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पर ना सही लेकिन वैचारिक तौर पर। और यहां से एक सवाल यह भी उठता है कि देश के भीतर जब इतना शोर है, उस वक्त अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कल के जश्न का कि वो जाएंगे पार्टी ऑफिस, तो दूसरी तरफ यह भी समझना होगा अगर यह कोई दूसरा वक्त होता 2014 से पहले का, तो भारत के सबसे बड़े कारोबारी कॉरपोरेट अडानी को जिस तरीके से आरोप पत्र वहां पर दाखिल किया गया और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनके साथ कौन बिजनेस करेगा नहीं करेगा, यह सवाल उठने लगे और भारत के अपने कारोबार को लेकर कई सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब उफंड मार रहे हों, तो भारत की राजनीति खामोश है। इस दौर में आपने देखा होगा ममता बनर्जी की खामोशी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में उलझे हुए हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव को भी लग रहा है जो उपचुनाव है उसमें वो रहेंगे या फिर कोई नया पावर सेंटर तो नहीं बन जाएगा। प्रशांत किशोर जिसकी लकीर को खींचना चाह रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी चूं नहीं इस दौर में की। यानी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय राजनीति में एक सन्नाटा है। कल राहुल गांधी जरूर सामने आए थे, लेकिन कोई और वक्त होता तो इस देश का मीडिया भी सोचिए कैसे जागृत हो चला होता, लेकिन मीडिया में खबर गायब है। उसको इसको आने वाले वक्त को लेकर कोई चिंता नहीं है, बेहिचक है, अपने अपने अंदाज में वो खोया हुआ है। कोई गीत गानों में है, कोई साहित्य में उलझा हुआ है, कोई उन धड़कनों को सुनना चाह रहा है जिसके जरिए आने वाले वक्त में लोगों का दिल T20 की तरह धड़कता रहना चाहिए। यानी जब हर क्षेत्र के भीतर सन्नाटा हो, तो उस सन्नाटे को भेदने के लिए भारत के चुनाव में जीत हार सियासत को क्या बदलने की ताकत रखते हैं, या फिर कोई रेंगेगा और कोई सर उठाकर चलेगा, यही स्थिति आ जाएगी। कोई खत्म नहीं होता है। शायद एक सच भारत की राजनीति का यह भी है, फैसला इसका कल होना है और इस फैसले के इर्द गिर्द भारत की वो राजनीति ठहर कर पर्दे की ओट से देख रही है, उसकी अपनी धड़कनें धड़कती रहेंगी या कल खामोश तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि प्यादों ने वजीर को शह दी है, वजीर ने राजा को शह दे डाली है और राजा अपने मदमस्त के आसरे ये जानता है कि ये वजीर है, वो प्यादा है। इस सियासत के मर्म को कल हम जनादेश के बाद आपसे जरूर चिंतन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।